ये था क्वेश्चन नंबर 9। ये था दो करंट कैरिंग वायर गिवन है आपको, दोनों में करंट इन सेम डायरेक्शन अंदर की तरफ, इसके बीच का सेपरेशन गिवन है। सेपरेशन इसका दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, समझे, 4 सेंटीमीटर ये सेपरेशन गिवन है। और बहुत सारे पॉइंट्स गिवन है। इस दोनों, ये वायर है करंट कैरिंग वायर, सेम करंट है आई, और बहुत सारा पॉइंट्स गिवन है। इसको ज्वाइन किया तो एक पॉइंट यहाँ पर गिवन है A1, जो यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर है इस वायर से। फिर एक पॉइंट गिवन है A2 यहाँ पर गिवन है एक पॉइंट जो यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर है। फिर एक पॉइंट गिवन है A3 ठीक बीच में है। तो ये सब कुछ डिफरेंट पॉइंट है। एक A3 है जो मिड पॉइंट है इस दोनों का। फिर इधर एक पॉइंट है, यहाँ सब पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने बोला है। ये सब तो आसान है, ये सब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सब बहुत सिंपल है, ये सब पॉइंट पर फील्ड निकालना। अब यहाँ पर फील्ड निकाला है तो इस वायर का फील्ड किधर होगा? अब इस वायर में करंट किधर है? अंदर। तो राइट हैंड का 4 फिंगर अंदर लो। अब 4 फिंगर को अंदर करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, 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 बहुत स्टाइल है। लेकिन पाल्म को रखना है पॉइंट की तरफ, ऐसे पाल्म रहना चाहिए किधर? पॉइंट। तो थंब इधर गया, यानी इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड इधर आया, इस वायर का फील्ड भी उधरे जाएगा। अब दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में गया तो ऐड कर दो नेट फील्ड के लिए। और ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट नहीं बोलेगा, लॉन्ग बोलेगा वो। लॉन्ग को आप इनफाइनाइट समझना, जिसका एक्सप्रेशन होता है μ0I/2πd। ठीक है, ये सब पॉइंट पर हो जाएगा। हम लोग को मेनली इस पॉइंट पर फाइंड कर रहे थे जो थोड़ा टफ था, तो वो चीज़ था, उसको देखो। यहाँ पर पॉइंट था, ये भी डिस्टेंस शायद दिया हुआ है, कितना? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस। तो यहाँ पर तो दोनों वायर का फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, ये पहले ही जज कर लो आप। अब 4 फिंगर करंट की तरफ, पॉइंट इधर है तो ऐसे रखेंगे ना, पाल्म की तरफ पॉइंट होना चाहिए ना। तो थंब लगभग इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक। इस वायर का फील्ड निकालोगे, इस वायर का फील्ड तो ऐसे, इसका थंब उधर जा रहा है, तो दोनों वायर का फील्ड डिफरेंट डायरेक्शन में गया। और जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में फील्ड गया तो कैसे सॉल्व करना? जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना उसको ओरिजिन मान लेना, XY एक्सिस सेलेक्ट कर लेना। जब ये बहुत सारे वेक्टर है और अलग अलग डायरेक्शन में है तो नेट निकालने के लिए ये काम कर लेना चाहिए आपको, कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा कब? जब बहुत सारे वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में हो तब। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करना, इसको ओरिजिन मान लेना। इधर एक्स एक्सिस मान लोगे, ये वाई एक्सिस मान लो, सुटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस वायर का फील्ड तो पहले इसको ज्वाइन करो। अब देखो, इस वायर के लिए थंब इधर आ रहा था ना, लेकिन एक बात ये भी तो होता है, ये पोजीशन वेक्टर हुआ इस पॉइंट का, ये पोजीशन वेक्टर हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है पोजीशन वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है, पोजीशन वेक्टर पर परपेंडिकुलर। ये ना था dB का dl क्रॉस r था ना, dl क्रॉस r ना बाई RQ, क्या? μ0I/4π dl क्रॉस r बाई RQ ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है? दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, r पर भी और dl पर। तो dl तो यहाँ पर है, यहाँ आपको फील्ड यहाँ दिखाना है तो RA पर ना परपेंडिकुलर दिखा सकते हो कि dl पर? एटलीस्ट R पर तो परपेंडिकुलर यहाँ दिखा सकते हैं ना। dl तो यहाँ है, तो यहाँ पर अब परपेंडिकुलर है R पर, ये पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का, तो परपेंडिकुलर इधर ले जाएं कि इधर ले जाएं कि अंदर ले जाएं कि इधर लावें? नहीं,
आर पर बहुत सारा परपेंडिकुलर पॉसिबल है ना, इधर इधर अंदर इधर, तो उसमें थोड़ा सा राइट हैंड का हेल्प लोगे, किधर वाला परपेंडिकुलर लें। तो ऐसे जा रहा है मेरा थंब, इधर आ रहा है, नहीं इधर आ रहा है, इधर। तो इससे एक गलती क्या होगा मन में कि इधर आ रहा है, तो क्या इधर भी तो, इधर तो नहीं कहीं आ रहा है थंब मेरा थंब इधर आ रहा है कि इस प्लेने में आ रहा है। तो समझे बात, ऐसे तो दिख रहा है थंब आ रहा है ऐसे, तो ऐसे करते हैं तो हमको लग रहा है कि थंब इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है कि ये थंब इस प्लेने में आ रहा है। ये कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है कंफ्यूजन ये। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए डीएल का हेल्प लोगे। डीएल इस पर प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन में डीएल होगा उस प्लेन में तो डीबी नहीं होगा। जिस प्लेन में उस प्लेन के परपेंडिकुलर होना है, तो वो मजबूरी है कि इस प्लेन में ही लेना होगा आपको। तो इधर लोगे इसका मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ध्यान देना ये एंगल कितना 90। आप जब इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने जाओगे तो आपको एंगल की जरूरत पड़ेगा। अब इसका फील्ड, अच्छा इसको पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लें हम लोग। चलो ये एंगल मान लो थीटा, तो ये भी एंगल कितना थीटा, ये लाइन पैरेलल, ये और ये 90, तो ये कितना तो हो जाएगा इसका। तो आई और जे में कन्वर्ट कर लोगे। अब इस b1 को ये कर लोगे, वेक्टर b1 इक्वल टू b1 cos 90 माइनस थीटा इंटू आई कैप प्लस b1 कितना साइन 90 माइनस थीटा इंटू माइनस जे कैप। इधर ना आएगा इसका, नहीं इसका y कंपोनेंट इधर ना आएगा, निगेटिव। अब b1 का वैल्यू कितना म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ये डिस्टेंस, ये ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये परपेंडिकुलर, ये वायर ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना हुआ वायर से, नहीं ये दूरी तो ये 2 सेंटीमीटर पता है, ये डी लिख दो ना तत्काल, आप निकाल लेना इसको। ये 2 सेंटीमीटर, ये लेंथ निकल जाएगा, हो जाएगा। ऐसे ही B2 इसका करोगे। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये पहले इसको ज्वाइन करो, और इसका मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल, तो इधर थंब आता है, यानी इधर वाला परपेंडिकुलर की तरफ आ रहा है ये, और ये वेक्टर इस पर इस आर पर परपेंडिकुलर होगा ना। चलो उस पिछला वाला को मिटाते हैं हम, चाहते पिछला वाले को। चलो ये आर ज्वाइन किया, ये कितना 90। अब फिर आपको ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही ना होगा, क्योंकि ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये थीटा हुआ तो अल्टरनेट एंगल से ये भी कितना थीटा होगा, तो ये कितना, तो इसको भी नहीं यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये है ए स्क्वायर लूप है ABCD विथ एज लेंथ A, द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर ABC is R and that ADCR is 2R, find the magnitude of B at the center of the loop, assuming uniform wire। ऐसा है, एक स्क्वायर लूप है, ऐसे करंट डाले हो I, ये ABC D, इधर का रेसिस्टेंस स्मॉल r बोल रहा है और इधर का रेसिस्टेंस 2R बोल रहा है, ठीक है। इधर का ABC का रेसिस्टेंस स्मॉल r है, रेसिस्टेंस ऑफ ABC, एंड रेसिस्टेंस ऑफ ADC टू R। तो इसके सेंटर पर फील्ड फाइंड करें, साइड लेंथ A क्या होगा, पहले तो ये करंट का डिवीजन करोगे ना, इधर और इधर कितना करंट गया, तो जब रेसिस्टर पर रेसिस्टेंस इधर का R पता है, इधर का 2R पता है आपको, तो ये जो करंट डाल रहे हो,
करंट का डिवीजन में इधर का रेसिस्टेंस करंट निकालना है I1, तो I1 बराबर ये 2RI/3R, हाँ, एंड इधर का करंट I2, तो ये कितना R, हाँ, RI/3R, यानी ये हो गया 2I/3, ये हो गया I/3, करंट निकाल लिया। अब इस इधर में इस साइड का जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतने ही मैग्नेटिक फील्ड इस साइड का भी होगा, क्योंकि दोनों में करंट सेम है, नहीं, ठीक ना, हाँ। तो इस वायर का जितना फील्ड होगा ये भी वायर का उतना ही ना, क्योंकि ये इस वायर से बात करते हो, इस वायर के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये एंगल φ1 एंड φ2, क्या ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना थीटा ही होगा। तो इस वायर का फील्ड यहां निकालोगे, इस वायर का फील्ड, तो ये एंगल साइड लेंथ गिवन है ए आपको, तो फील्ड ड्यू टू वायर ए बी ये हो जाएगा म्यू नॉट आई की जगह वो पुट करना पड़ेगा ना, कितना 2I/3 बाई 4 पाई डी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना स्क्वायर है, तो सेंटर है ये, तो कितना ये सेंटर से यहाँ का वर्टेक्स का दूरी स्क्वायर में कितना होता है, ये तो डायगोनल ना हुआ, √2a का आधा हुआ, ये नहीं कितना a/√2a का आधा, तो √2a/2 यानी a/√2, ठीक है, a/√2, और तो फिर ये कितना, ये तो a/2 ना, ये तो पूरा साइड लेंथ a है, तो ये आधा ना हो गया, a/2 ना डायरेक्ट, नहीं a/2, इधर साइन थीटा प्लस साइन थीटा दोनों एंगल सेम होगा ना, क्योंकि ये लेंथ सेम है, तो दैट इज 2 sin, ये 4 तिया 12, ओ 12 होगा यहाँ ना, और ये 2 आएगा इधर, तो कितना 2 दूनी 4 और ये 2 8 होगा ना, टोटल यहाँ 8, और इधर साइन थीटा का वैल्यू, ये तो थीटा 45 डिग्री है ना, ऐसे भी देखो ना, ये लेंथ a/2 और ये लेंथ a/√2, सर वो पूरा 90 होगा ना, तो उसका हाफ तो 45 भी ना होगा, ऐसे भी करेंगे। अच्छा इसे ये ऐसे चेक कीजिए, तो ये लेंथ a/2 और ये लेंथ कितना बोले थे a/√2, और ये तो साइन थीटा होता है p/h, यानी a/2 ये कितना हो रहा है, ये 1/√2 हो रहा है ना, आ जाए ना 1/√2, ठीक है, तो ये 45, ठीक है, तो साइन 45, तो ये एक साइड का नहीं, ये फिर हो जाएगा 1/√2, तो टोटल कितना हो रहा है, ये 3 μ0I/2 सर वहाँ पे 4 से काटेंगे ना, काट दो, हाँ, तो 2 μ0I/3 √2πa ना, ये हुआ ना फाइनली। तो इसका भी इतने ही होगा, क्योंकि इसके लिए भी सब काम करोगे तो वही सब ना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, करंट भी सेम है, तो इस दोनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, किधर अंदर, करंट इधर है ना, तो करंट की तरफ 4 फिंगर, अब पाल्म को रख रहे हैं किधर, पॉइंट की तरफ, थंब अंदर जा रहा है। सिमिलरली इसका निकालोगे, इसका करंट मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, इसमें भी कोई एक साइड का निकालना, बस करंट है ना खाली चेंज होगा और सब कुछ तो सेम है, खाली करंट का वैल्यू रखना I/3, नहीं करंट का वैल्यू और सब कुछ सेम है। अब फिर दोनों को क्या करोगे, घटाओगे ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो वो नेट मैग्नेटिक फील्ड देगा। छोड़ दें, कैलकुलेशन है, बस सिस्टम को समझ लेना है,
24 में आपको है यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन है, पॉलीगन यानी एन साइड्स है, उसमें सब साइड लेंथ सेम, फॉर्म्ड बाय बेंडिंग ए वायर ऑफ टोटल लेंथ 2 पाई r which carries a current I. Find the magnetic field B at the center of polygon. By letting n tends to infinity, deduce the expression for the, एक 2 पाई r लेंथ का एक वायर था, उसको पॉलीगन में कन्वर्ट किया, तो रेगुलर पॉलीगन में, तो रेगुलर पॉलीगन में कन्वर्ट करोगे तो एक साइड का लेंथ कितना जाएगा, 2 पाई r बाई n जाएगा। कोई एक साइड का लेंथ 2 पाई r बाई n होगा, नहीं? तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने बोल रहा है, पॉलीगन के सेंटर पर, और ये एंगल कितना होगा, 360 बाई n, कितना? हाँ, कोई भी एक साइड ऐसे देखो ना, मान लो आपके पास है हेक्सागन है, तो ये सेंटर, ये पूरा एंगल होता है ना, सॉरी, ये पूरा एंगल होता है कितना, 120 डिग्री, कितना, 2 पाई बाई n, 120 डिग्री, हेक्सागन है ना, ये एंगल सब 120 डिग्री का, तो पॉलीगन में ये एंगल कितना, ट्रायंगल है तो 60, स्क्वायर है तो 90, तो ये रिलेशंस क्या होता है, क्या रिलेशंस आ रहा है, 360 बाई 5 कितना होगा, बढ़ते जाता है ना ये, ऐसे सुनो ना, 2 पाई बाई n, ये एंगल 2 पाई बाई n होता है, ये एंगल, इसमें चेक करें हम लोग, इसमें सेंटर पर तो 2 पाई 360 बाई 4 तो 90, और इसमें चेक करें तो सेंटर पर तो 360 बाई 3 120, ठीक है, ठीक है, हाँ, क्या सेंटर पर 2 पाई बाई n होता है ये एंगल, ये एंगल, तो एक साइड का लेंथ हो गया 2 पाई r बाई n, और वो साइड सेंटर पर एंगल बनाता है 2 पाई, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए आपको, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए ये एंगल पता चल गया ना, पाई बाई n, नहीं, ये एंगल पाई बाई n पता चल गया, तो फिर आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, ये डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस पता है आपको 2 पाई r बाई 2n, ये डिस्टेंस कितना, और ये एंगल पता है, तो ये लेंथ पता चल जाएगा, तो एक साइड का फील्ड निकल जाएगा, एक साइड का जो फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी की जगह 2, ये लेंथ कितना, साइन पाई बाई n, टेन पाई बाई n से निकलेगा ना ये लेंथ, 10 पाई बाई n बराबर इतना बाई इतना ना, इसलिए इतना बराबर इतना बाई 10 पाई बाई n ना, d का वैल्यू आ जाता है 2 पाई r बाई 2n बाई 10 पाई बाई n, यानी पाई r बाई n बाई 10 पाई बाई n, ये हुआ d, डिस्टेंस हुआ, और इनटू ये दोनों एंगल सेम है, ये समझे ना, ये डिस्टेंस पॉलीगन का कोई भी एक साइड अपने सेंटर पर कितना एंगल 2 पाई बाई n, तो ये एंगल सब कितना कितना पाई बाई n, समझे?
एनी वन साइड ऑफ पॉलीगन मेक्स एंगल 2π/n एट इट्स सेंटर। देख लो, बनाओ नहीं, खाली सब देखते जाओ कैसे कर होता है क्या है। और फिर ये लेंथ था 2πr/n, टोटल लेंथ 2πr था, n साइड्स में बांटना है तो कितना पड़ेगा एक साइड का लंबाई 2πr/n, तो ये लेंथ 2πr/n/2। ये तो फिर टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा p/b ना, यानी इतना बाई इतना, यानी इतना बराबर इतना बाई 10π/n। ठीक है, तो ये सब आ गया। इनटू इधर क्या करोगे 2 sin π/n, कितना 2 sin π/n, नहीं, और ये cos, ये 10π/n भी ऊपर जाएगा ना, ये 10π/n ऊपर जाएगा, दैट इज ये आ रहा है 2μ0I/4π square/n r इंटू ये 10π/n इंटू sin π/n, ये आया। समझा? एक साइड का फील्ड कितना, एक साइड का फील्ड, और ऐसा ऐसा n साइड्स है, क्या है, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये n कहाँ से लाए हैं, अच्छा ये n से इसको मल्टी, ये फील्ड ड्यू टू वन साइड। हाँ, इसलिए टोटल फील्ड हो जाएगा, क्योंकि सभी वायर का तो फील्ड सेम ही डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए टोटल फील्ड हो जाता है यहाँ पर ns2n²। ये 2 से इसको भी काट दो ना, 4 को ना, नहीं ये 2 समझ रहे थे ना, क्योंकि ये 2 से 2 4 को काट दो तो नीचे चले, यानी n²μ0I/2π² r इंटू 10π/n इंटू ये हुआ फील्ड ड्यू टू पॉलीगन। कौन नंबर बना रहे थे, 24 μ0I/n², ठीक है, 2π²r, ठीक है, ठीक है। अब इसमें एगो बात बोला है कि यदि n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो फिर रिजल्ट क्या होगा, n का वैल्यू इनफाइनाइट हो, तो n का वैल्यू जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो साइड लेंथ बहुत छोटा हो जाएगा, साइड लेंथ बहुत छोटा हो जाएगा, यानी वो लगभग क्या बन जाएगा, फिर सर्कल बन जाएगा। n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा, वो सर्कल ना बन जाएगा, बहुत छोटा छोटा साइड लेंथ ना हो जाएगा, क्या नहीं समझे बात, साइड लेंथ बहुत छोटा, दैट इज वो लगभग सर्कुलर हो जाएगा। तो व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी देन पॉलीगन बिहेव्स एज सर्कल, पॉलीगन बिहेव्स एज सर्कल, तो डायरेक्ट आप सर्कल वाला बी फील्ड का फॉर्मूला लिख दो μ0I/2r। और नहीं, ऐसे नहीं करना है तो एगो मैथमेटिक्स भी है इसका। क्या मैथमेटिक्स है कि इसमें आप इस बी में लिमिट लगा दो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये पॉलीगन वाला मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये टोटल फील्ड है, ये तो था फील्ड ड्यू टू वन साइड था ना, तो इस b में आप लिमिट लगा दीजिए LT n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट इज μ0I/n² 2π² r, ये सब रहने दो। और एक्चुअली मेनली लिमिट यहाँ लगेगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी 10π/n इंटू, फिर इसमें भी लिमिट देखो, ये लिमिट यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ लिमिट लगा दो। LT n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ भी sin π/n में भी LT n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दो,
क्या ये नहीं, यहाँ नहीं रखेंगे, n का वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी रखिएगा तो b इनफाइनाइट आ जाएगा। लिमिट नहीं जानते हैं ना आप लोग, इसलिए कोई भी चीज़ का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं करना है। यहाँ पर n का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं रखेंगे। ये लिमिट का जब कैलकुलस में बनाया जाता है ना, तो यदि कोई चीज़ पुट करने पर वो 0/0 आ जा रहा है या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आ रहा है, ये मीनिंगलेस रिजल्ट हुआ, तो उस केस में लिमिट निकाला जाता है। यही देखिए ना, यहाँ पर ये 10π/n है ना, तो इसमें क्या करते हैं, π/n से डिवाइड करते हैं, अब π/n से मल्टी। और जब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो n टेंस टू इन्फिनिटी पर π/n टेंस टू 0 हो जाएगा ना। ये चीज पता है, tan θ/θ जब थीटा टेंस टू 0 तो उसका रेशियो 1 होता है। ये रेशियो क्या होता है, 1 होता है, समझे। तो ऐसी यही बात इसके लिए करना है। तो दूगो π/n क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। एगो इसको 1 करने के लिए और एगो इसको 1 करने के लिए वो अपना मन से π/n से डिवाइड किए ना, मल्टीप्लाई। इसको भी यही करेंगे ना, साइनो θ/θ 1 होता है ना, थीटा टेंस टू 0 पर। यानी तो देखते हैं, तो b बराबर अब कितना, n² μ0 i/2π² r इंटू π² कितना, ये काट दो, ये काट दो, आया वही सर्कल वाला रिजल्ट आया ना। नहीं तो आप लोग तो डायरेक्ट वो सर्कल समझ लेते ज्योमेट्रिकली। सुनो, इसमें सब मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला है। ड्यू टू स्ट्रेट वायर एंड ड्यू टू सर्कुलर वायर, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या है ये, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू μ0 इंटू नेट करेंट इनक्लोज्ड। इसको लैंग्वेज में बोलते हैं, इसको लाइन इंटीग्रल ऑफ b वेक्टर along a closed path is equal to μ0 times net current enclosed by that path। लैंग्वेज में बात करें तो μ0 टाइम्स नेट करंट इनक्लोज्ड बाय दैट पाथ। ये है क्लोज्ड पाथ का ये रिप्रेजेंटेशन। यहां .dl भी लिख सकते हो आप। अब बात ऐसा है कि ये नेट करंट इनक्लोज्ड की जो बात कर रहे हैं हम लोग, मान लीजिए ये वो क्लोज्ड पाथ है, ये वो आर्बिट्रेरी क्लोज्ड पाथ, और इसके अंदर बहुत सारे करंट कैरिंग वायर है। किसी में करंट ऊपर, किसी में करंट अंदर, I1, I2, I3, बहुत सारा करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है इस लूप के अंदर। तो नेट करंट इनक्लोज्ड कैसे निकालना, तो उसके लिए कोई आप राइट हैंड फोर फिंगर को कर्लिंग करो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इस लूप में। तो थंब की तरफ जो करंट हो उसको प्लस साइन में लिखना, ठीक है। जो करंट थंब की तरफ है उसको प्लस साइन में, और जो करंट थंब के ऑपोजिट है उसको, ये कन्वेंशन बात है, कन्वेंशनल बात है। ऐसे निकालना नेट करंट इनक्लोज्ड। कब, जब उस लूप के अंदर कुछ करंट कैरिंग वायर हो तब नेट करंट इनक्लोज्ड ऐसे फाइंड किया जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये होता है नेट करंट इनक्लोज्ड फाइंड करने में कि यदि ये क्लोज्ड लूप है और हर जगह करंट है, पूरे एरिया पर करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर नेट करंट पूरा एरिया पर, मान लीजिए ये सॉलिड सिलेंडर है और करंट इस एरिया पर ऐसे जा रहा है
है ना, एक सिलेंडर है सपोज करो, तो पूरा एरिया पर करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब इसमें इस लूप के अंदर नेट करंट कितना होगा? तो इसके लिए एक डिफाइन होता है करंट डेंसिटी। क्या डिफाइन होता है? करंट डेंसिटी डिफाइन होता है। आप एक छोटा सा एलिमेंट लेना, उसका एरिया होना होगा कुछ, उसका एरिया होगा एरिया वेक्टर ds, ये वेक्टर ds का डायरेक्शन, एरिया में एक डायरेक्शन डाला जाता है, और इस पोजीशन का करंट डेंसिटी मान लेना वेक्टर j, करंट डेंसिटी एट दिस लोकेशन इज वेक्टर j। क्यों करंट डेंसिटी नहीं पढ़े हो आप, आपको तो हालांकि करंट डेंसिटी जो होता है ना, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है करंट बाय एरिया। क्या ये पढ़ा भी हम नहीं पढ़ा है? हम पढ़ा है, हाँ ठीक तो है। तो करंट बाय कंपोनेंट ऑफ एरिया, करंट बाय कंपोनेंट ऑफ एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ, ये फॉर्मूला कभी किए थे हम लोग, डी आई बराबर क्या, वेक्टर जे डॉट डी एस, ये डी आई बराबर वेक्टर जे डॉट डी एस। हाँ, तो ऐसे तो मान लीजिए इस लूप के, इस छोटा सा लूप के अंदर डी आई करेंट है, तो डी आई इतना हुआ जे डॉट डी एस। तब करंट इनक्लोज्ड के लिए क्या करोगे? तब तो करंट इनक्लोज्ड के लिए इसको इंटीग्रेशन करोगे। ये यदि वायर है, कुछ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तब तो ऐसे निकाल लेना, जो जिसमें करंट इधर है उसको प्लस, जिसमें अंदर है करंट उसको माइनस, सबको अलजेब्रिकली ऐड कर देना। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इन ईच वायर, अलजेब्रिक सम मतलब किसी में प्लस साइन देना, किसी में माइनस साइन देके, और किसी में प्लस माइनस देना। ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, और इसका यूज हम लोग मेनली मैग्नेटिक के फील्ड फाइंड करने के लिए करते हैं। ड्यू टू सम करंट कैरिंग सिस्टम, लिख दो, इट इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सम करंट कैरिंग सिस्टम। इट इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सम करंट कैरिंग सिस्टम। ड्यू टू सम करंट कैरिंग सिस्टम। अब जैसे इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिफर, इसके लिए रूल्स क्या है कि जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से होते हुए क्लोज्ड लूप ड्रॉ करना, क्लोज्ड पाथ, ये रूल्स है। जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है उस पॉइंट से होते हुए एक क्लोज्ड पाथ ड्रॉ करना है। उस क्लोज्ड पाथ को एम्पेरियन लूप बोलते हैं। इस क्लोज्ड पाथ का नाम, अब किस केस में कैसा क्लोज्ड पाथ लोगे वो करंट कैरिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। करंट कैरिंग सिस्टम कैसा है, यदि वायर है तो वो क्लोज्ड पाथ सर्कल होना चाहिए। टेक्निक है, टोटली ये टेक्निक है, क्यों की बात नहीं करोगे इसमें, क्यों सर्कल होना चाहिए। ये एम्पेरियल, इन केस ऑफ ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर दैट क्लोज्ड पाथ विल बी सर्कल। इस फिगर को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आपका ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऐसे है, और ये वो एम्पेरियन लूप है, सर्कुलर एम्पेरियन लूप ना, इन ऑन व्यू बोलते हैं इसको, ऐसे दिखाना। ये साइड ऑन व्यू बोला जाता है, ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो साइड ऑन व्यू, ये इन ऑन व्यू, सर्कुलर एम्पेरियन लूप। ये करंट आई, कुछ रेडियस का, ये मान लीजिए यहाँ पर फील्ड निकालना था आपको, ये डिस्टेंस d माने है ना, d। अब अगला बात है कि इस एम्पेरियन लूप में से एक एलिमेंट लेना, एक एलिमेंट लोगे, इस एलिमेंट को वेक्टर dr से डिनोट करोगे, ठीक है।
फिर यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड मान लो B, मान लीजिए इस वायर के चलते यहां का मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर B, और ये वायर करंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी किधर जाएगा, इसका टेंजेंशियल जाएगा। इस वायर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां, वो भी किधर, टेंजेंशियल। देखिए करंट, ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर। आप करंट कैरिंग वायर के अराउंड कुछ आयरन पार्टिकल रख दोगे तो आयरन पार्टिकल कैसे अरेंज होगा, सर्कुलर अपने आप, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर। और जो फील्ड होता है वो फील्ड लाइन पर टेंजेंशियल होता है। फील्ड का डायरेक्शन फील्ड लाइन पर टेंजेंशियल होता है। तो इन स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर, और यहाँ एम्पेरियन लूप भी सर्कुलर है और ले लेना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर लेंगे, टेंजेंशियल। डायरेक्शन तो परेशान करेगा इसमें आपको। ऐसे थंब रूल से अप्लाई पता कर रहे थे हम लोग, तो थंब बोल रहा था इधर जाना ना, नहीं, लेकिन परपेंडिकुलरिटी में वाला बात तो वैलिड होना चाहिए ना ऑलवेज। फील्ड को आर पर परपेंडिकुलर होना है, ये ना पोजीशन वेक्टर हुआ इस पॉइंट के लिए, तो ये रेडियल डायरेक्शन है यार, तो रेडियल पर परपेंडिकुलर कौन होगा, टेंजेंशियल। ऐसे भी एनालाइज हो रहा है, बहुत उपाय है एनालाइज करने का फील्ड का डायरेक्शन में। नहीं, आर पर परपेंडिकुलर इधरों हो रहा है, अंदरों हो रहा है, टेंजेंशियल भी हो रहा है, इधर है ना लोगे, थंब तो उधर ना बता रहा है लेने, नहीं। देखिए एम्पियर्स लॉ डायरेक्शन नहीं देगा फील्ड का, वो बायोट-सेवर्ट लॉ से डायरेक्शन पता करना होगा। एम्पियर्स लॉ खाली फील्ड का मैग्नीट्यूड देता है, जैसे वहाँ गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड का ओनली मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन नहीं देता है। डायरेक्शन कूलम्ब लॉ से एनालाइज होता है। तो अपना मन से मान लिया इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां है कितना, B, लेट। लेकिन एक बात और कि इसके हर पॉइंट पर, फ्रॉम सिमेट्री ऑफ फिगर वी ऑब्जर्व दैट field at each point on this Amperian loop is in tangential direction and having same magnitude. मैग्नीट्यूड सब जगह फील्ड का सेम होगा, बस डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। ये तो डी आर का इंटेंशन 2πr 2πd तक, 2πd माने रेडियस, यानी b इंटू 2πd, ये हुआ b डॉट डी आर का इंटीग्रल। अब आप करंट इनक्लोज फाइंड करोगे इसके अंदर का, तो एक गो तो वायर है का यहाँ, तो करंट इनक्लोज्ड I, करंट इनक्लोज्ड करंट जो है वो I। अब एम्पियर्स लॉ अप्लाई करोगे, बस यही दो काम करना होता है, एक बार b डॉट डी आर का इंटीग्रल फाइंड करना होता है और फिर करंट इनक्लोज्ड निकालना, फिर दोनों को इक्वेट करना। तो यूजिंग एम्पियर्स लॉ, दैट इज ये b डॉट डी क्या था एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी आर इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड था ना, तो ये निकाला आपने, वो कितना आया, b इंटू 2πd आया, और करंट इनक्लोज कितना आया, I आया, तो b बराबर कितना, म्यू नॉट I बाई 2πd। नहीं, तुरंत आ गया इनफाइनाइट वायर का फील्ड। देखो फिर सेमी इनफाइनाइट वाला का फील्ड नहीं निकाल सकते हो आप इससे, है ना। नहीं, कुछ सिमेट्रिकल करंट कैरिंग सिस्टम का फील्ड निकलता है, जैसे गॉस लॉ से आप कुछ सिमेट्रिकल कर चार्ज का ही फील्ड निकाल सकते थे। कूलम्ब्स लॉ जनरलाइज्ड है, सबका निकलेगा। अब जैसे एक ठो सोलेनोइड है, सोलेनोइड क्या होता है कि
बहुत सारा टर्न होता है, क्लोज्ड टर्न हेलिकल शेप में, है ना। सब टर्न में करंट आई और वायर का टर्निंग कर दिए हेलिकल स्प्रिंग शेप में, और ये गैप बहुत कम होना चाहिए, और इसमें एक एक्सिस डिफाइन होगा, एक रेडियस डिफाइन होगा, और इसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन, ये स्मॉल एन कैपिटल एन बाई एल है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। देखो जब सोलेनॉइड भी इनफाइनाइट, फाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, यदि बहुत लव इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी, या इस इंड को आप देख रहे हो उस इंड को नहीं देख रहे हो तो सेमी इनफाइनाइट, या दोनों इंड देख रहे हो तो जो एम्पियर्स लॉ है उससे आपको सिंपली इनफाइनाइट सोलेनॉइड का फील्ड निकलेगा। फाइनाइट का निकालना है तो वो बायोट-सेवार्ट लॉ से ही निकलता है। एनसीईआरटी में फाइनाइट सोलेनॉइड का रिजल्ट दिया हुआ है, डिराइव नहीं किया हुआ है, रिजल्ट दिया हुआ है। आप लोग के लेवल में फाइनाइट सोलेनॉइड का तो पूछेगा ही नहीं, और वहाँ से भी फिर इनफाइनाइट पर आ सकते हो। तो पहले तो एम्पियर्स लॉ से इनफाइनाइट सोलेनॉइड का निकाल लो आप, इधर भी इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, कुछ रेडियस डिफाइन करोगे आप इसमें आर, और ईच टर्न हैज करंट आई, ईच टर्न हैज करंट आई, इतना बात गिवन होता है। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ गिवन होगा, हर टर्न में करंट आई गिवन होगा, रेडियस गिवन हो सकता है, बस। तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड है ये। एम्पियर्स लॉ से इनफाइनाइट सोलेनॉइड का निकलता है, तो कैसे निकलता है सो देखो। एम्पियर्स लॉ में एक मैग्नेटिक नीडल को सोलेनॉइड के बाहर रखोगे तो वो नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखा गया, यानी बाहर में फील्ड जीरो, बाहर में, और अंदर में रखा गया नीडल को तो डिफ्लेक्ट किया, और वो ऑलवेज नीडल हर जगह अंदर में हर जगह उसमें सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन जा रहा था, मैग्नीट्यूड सेम आ रहा था, यानी अंदर के पॉइंट पर, अंदर के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देयर एग्जिस्ट, क्या एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर के पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है। डायरेक्शन क्या होगा उस फील्ड का, तो करंट पर डिपेंड। करंट यदि ऐसे फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड में तो आप भी ऐसे कर्लिंग करो, थंब इधर आएगा, है ना। सर्कुलर उर्कुलर में कर्लिंग करना है करंट की तरफ फोर फिंगर, तो थंब देगा डायरेक्शन। करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा तो ऐसे कर्लिंग करेंगे तो इधर आएगा। मान लो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, हर पॉइंट पर सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उसके लिए तो आपको एक आम्पेरियन लूप, रेक्टेंगुलर आम्पेरियन लूप इसमें सेलेक्ट किया जाता है। कैसा? रेक्टेंगुलर आम्पेरियन लूप इसमें लिया जाता है। इस तरह से लिया जाता है कि उसका कुछ पार्ट इसके अंदर और कुछ पार्ट इसके बाहर।